दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में जितने वेंटिलेटर नहीं हैं उससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वेंटिलेटर पर कैसे हो सकते हैं। इस देश में जितने आईसीयू या उसके बेड नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा मरीज आईसीयू में कैसे भर्ती हो सकते हैं। इस देश के भीतर में जितने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हैं उससे ज्यादा बड़ी तादाद में इस देश के लोग जो बीमार हैं, मरीज हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, वह सिलेंडर के साथ कैसे जी रहे होंगे। यह आंकड़े इस देश के हेल्थ मिनिस्टर का है। और क्या इस देश की सरकार यह बताने की परिस्थिति में है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं जो अलग अलग मरीज अपने घरों में लगाए हुए हैं या फिर अस्पतालों में हैं। हमें लगता है कि इस देश के भीतर में मौतों का छुपाना, मरीजों के बारे में जानकारी ना देना, संक्रमणों की संख्या को छुपा ले जाना, जांच की रफ्तार धीमे कर देना, यह सब कुछ इस देश में लगातार चल रहा है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें आपको वाकई इस देश की हकीकत को ना सिर्फ जानना चाहिए बल्कि इस दौर में अब सवाल कहीं ज्यादा बड़े हो चले हैं। क्योंकि कल जब जानकारी सरकार की तरफ से निकल कर आई और इस देश के भीतर के जो सच है उससे जब मेल करने की शुरुआत हमने की तो हमें लगा कि सरकारें इस रूप में गलत बयानी क्यों कर सकती है। और अगर इस देश के भीतर में मीडिया पर ताला लगा दिया गया है, वह सच को परखने को तैयार नहीं है, तथ्यों को समेटने को तैयार नहीं है और हो हल्ला इसी बात का हो चला है कि संख्या दर संख्या बढ़ती चली जा रही है, तब इस देश की सरकार के मिजाज को भी समझना चाहिए। और समझना चाहिए कैसे ऐलान दर ऐलान इस देश की मोदी सरकार करती चली गई, कैसे इस देश को लगातार जिस झूठी परिस्थितियों में ढकेला गया और ढोल नगाड़े मीडिया के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए फैलाया गया, हमें लगता है कि आज उसकी पोल पट्टी को खोलने की जरूरत है। हम शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कल से ही करते हैं। कल ही इस देश के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस देश में लगभग 4,88,861 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर 1,70,841 लोग हैं। उन्होंने जानकारी दी इस देश में लगभग 9,02,291 लोग ऑक्सीजन पर टिके हुए हैं। हमने सोचा इतनी बड़ी तादाद में क्या इस देश के भीतर में सारी चीजें मौजूद भी है या नहीं है, क्योंकि आंकड़े कभी बता नहीं पाए कि वाकई ऐसी स्थिति है। तो 4-5 जगहों से, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोफाइल एनएचपी जिसको कहते हैं, उसके जो रिपोर्ट आई 2019 की उसको बेस बनाया गया, नेशनल सैंपल सर्वे 2019 का उसको भी बेस बनाया गया, जो पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल की जो क्रिटिकल केयर बेड को लेकर जो एक आईसीयू केयर इन इंडिया एंड स्टेटस एंड चैलेंजेस को लेकर एक जनरल निकलता है, जनरल फॉर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, उसको उठाया गया। और इन सब के साथ साथ सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी यानी CDDEP जो कि दिल्ली में काम करती है और वाशिंगटन में काम करती है, इन तमाम जगहों के रिपोर्ट्स को जब हमने मिलाना शुरू किया और जानकारी हासिल की तो पता चला 2019 में, यानी कोविड से ठीक पहले इस देश के भीतर में, कोविड से ठीक पहले का मतलब यह है कि 2020 की शुरुआत तक इस देश के भीतर में, और यह सारी रिपोर्ट का कलेक्शन जब किया गया तो यह अप्रैल की रिपोर्ट, 1 अप्रैल यानी 1 बरस पहले की परिस्थितियों को समेटे हुए है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस देश के भीतर में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको अगर मिला भी दीजिएगा तो भी 1 लाख से कम आईसीयू बेड है। और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 4,88,861 लोग आईसीयू बेड पर पड़े हैं। इस देश के भीतर में सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर हैं। पीएम केयर फंड के जरिए 58,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर यह सोच कर दिया गया कि जितने भी आईसीयू बेड हैं उनके साथ वेंटिलेटर तो जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50% आईसीयू बेड के साथ ही वेंटिलेटर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पीएम केयर फंड की तरफ से जो 58,500 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर भी दिए गए, उसमें सरकार के पास पहुंचे सिर्फ 30,000। वो 30,000 को अभी हम मान रहे हैं कि सभी काम कर रहे होंगे, हालांकि उनमें से बड़ी तादाद में अलग अलग जिला अस्पताल हैं। इस देश के भीतर में जो अलग अलग राज्यों के अस्पताल हैं वहां पर पहुंचाया गया, वहां भी अभी वेंटिलेटर काम कर पाने की स्थिति में नहीं है, उसकी एक अलग फहरिस्त है। लेकिन फिर भी
सरकार ने 58,000 में से दूसरा ऑर्डर जब पारित किया तो उसमें 49,350 यानी 39,350 वेंटिलेटर का ऑर्डर हुआ। इसकी कुल कीमत थी 1,710 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार ने खरीदे 30,000 वेंटिलेटर। इस बीच में जो सेकंड वेव आई उसके जरिए जब वेंटिलेटर की संख्या की जानकारी हमने हासिल करनी शुरू की, जैसे गुजरात ने 10,000 मंगा लिए, अलग अलग राज्यों ने कितने मंगाए, उन सब को जोड़ने के बाद पीएम केयर फंड के 30,000 वेंटिलेटर को जोड़ने के बाद और पहले से मौजूद 48,000 वेंटिलेटर को जोड़ने के बाद भी यह संख्या जो है 1 लाख को नहीं छू पाई। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर का कहना है 1,70,841 लोग वेंटिलेटर पर हैं। और इस देश के भीतर में जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, अगर सबकी संख्या को भी मिला दीजिएगा तो भी वह 7 लाख पार नहीं कर पाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 9,02,291 लोग ऑक्सीजन पर टिके हुए हैं। यहीं से असल बात शुरू होती है कि क्या वाकई सरकार छुपाने में भरोसा करती है या जिन बातों का ऐलान कर देती है उसकी ढोल पीटने पर भरोसा करती है। क्या सरकार कोई व्हाइट पेपर लेकर आएगी? वो बताने की स्थिति में है इस देश के भीतर में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल आईसीयू बेड्स, मेडिकल के तौर पर वेंटिलेटर्स कितनी बड़ी तादाद में है। सरकार और देश दुनिया के तमाम रिसर्च स्कॉलर से जो जानकारी हमने हासिल की उसमें बहुत साफ तौर पर जानकारी निकल कर आई कि जो आंकड़े भारत के भीतर में मरीजों के हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू पर है, ऑक्सीजन पर है, वह इस देश में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो विदेशों से भी आ गया है, अभी उसमें बहुत सारी चीजें पहुंची नहीं है राज्यों तक, लेकिन अगर उसको भी जोड़ लीजिएगा उससे भी एट पार, उससे भी ज्यादा मरीजों की संख्या है। पहला सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल है इन दोनों के बीच में, क्या वाकई मोदी सरकार जिस तर्ज पर चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टास्क फोर्स बनाया है, क्या वो समाधान की दिशा में जा रहा है? क्योंकि जो टास्क फोर्स में 10 लोग हैं, 11वां व्यक्ति इस देश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यानी सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा, और जो इसका कन्वेनर होगा 12वां शख्स, वह कन्वेनर को नियुक्ति होगी कैबिनेट सचिव करेंगे। यानी कन्वेनर और हेल्थ मिनिस्ट्री का जुड़ाव इसमें होगा। बाकी 10 डॉक्टरों को चुना गया। हमें लगता है यह भी आपको जानना चाहिए ये 10 डॉक्टर कहां से आते हैं। एक आते हैं पूर्व वाइस चांसलर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से आते हैं, दूसरे आते हैं गंगाराम हॉस्पिटल से। गंगाराम हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स हैं, सुमित्रा रावत और देवेंद्र सिंह राणा, जो कि एक चेयरपर्सन है और दूसरी वहां पर डॉक्टर के तौर पर है। तीसरा है जो नारायणालय, जो खास तौर से नारायणा हेल्थ केयर जो बेंगलुरु में है, देवी प्रसाद चेट्टी, उनको जोड़ा गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है उसके 2 शख्स को जोड़ा गया है, डायरेक्टर को और एक प्रोफेसर को, डॉक्टर जेवी पीटर हैं और डॉक्टर गगनदीप कांग हैं। नरेश त्रेहन मेदांता से आते हैं, उनको जोड़ा गया है। फोर्टिस को जोड़ा गया है, डॉक्टर राहुल पंडित को जोड़ा गया है। आईएलबीएस के डायरेक्टर शिव कुमार सरीन को जोड़ा गया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलारी साइंस जो दिल्ली में जुड़ा हुआ है। ब्रीच कैंडी के भी एक डॉक्टर को जोड़ा गया है। ये 10 डॉक्टर्स हैं। हम इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर में पहली बार मास लेवल पर इलाज की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, जो भी चेयरमैन, जो भी अपने तौर पर डॉक्टर्स हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है या इस देश को नई दृष्टि से इलाज के लिए देखने की जरूरत थी? या फिर इसके साथ एक दूसरा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब इसका एनालिसिस हमने शुरू किया तो जानकारी मिली इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, टास्क फोर्स बनाया, उसमें सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं। 3 लोग को छोड़ दीजिएगा, 2 तो सरकार के और एक पूर्व वाइस चांसलर है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के। इस देश के भीतर में आपको जानकर हैरत होगी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी कमाई को सिर्फ बेड के हिसाब से जोड़ता है और एक बेड से प्राइवेट सेक्टर की कितनी कमाई हो सकती है, 40,000 से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक, 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख प्रति बेड उसका मुनाफा होता है साल भर का। उसी के साथ सारी चीजें जुड़ी होती है,
रूम का रेंट जुड़ा होता है, तमाम जांच जुड़ी होती है। यानी प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी के साथ हेल्थ सेक्टर को इस देश में चलाया जाता है और मौजूदा वक्त में प्रॉफिट का जिक्र नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो भी कमाई हो रही है, शायद इसीलिए अस्पताल से लेकर शमशान तक इस देश के भीतर में लूट मची हुई है। क्योंकि हमारी पूरी फिलॉसफी ही जो जिंदगी जीने की न्यूनतम जरूरतों से जुड़ी थी, जिसमें हेल्थ था, जिसमें एजुकेशन था, जिसमें पीने का पानी था, जिसमें हवा भी अब शामिल हो गई, सब कुछ इस देश में प्रॉफिट परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहीं से बात शुरू होती है, इस देश की सरकार का एनालिसिस आप कैसे करेंगे, और क्या वाकई इस देश की सरकार को जब आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ मुश्किल यह हो जाएगी कि आप फंसते चले जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए असम को एक टारगेट लीजिए, असम के भीतर में 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री चुना गया। इस 7 दिनों के भीतर में 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच में 300 लोगों की मौत कोविड पॉजिटिव होकर असम में हो गई। जो कुल लोग प्रभावित, डेथ जो थी 300 थी, और कुल जो प्रभावित लोगों की संख्या है वहां पर, वह लगभग 1 लाख पार कर गई इसी दौर में। टोटल मिलाइएगा तो लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए असम के। लेकिन इस दौर में जब दूसरी रफ्तार आई, लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं था इलेक्शन के बाद से, 3 मीटिंग चली मुख्यमंत्री को चुनने को लेकर, 2 दिन जश्न मनाने में लगा, 2 दिन गुटबाजी थामने में लगा। इस 7 दिनों के भीतर में 300 लोग असम में मर गए। एक सवाल पहला यह है। दूसरा बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमें लगता है कि इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री बीते 7 बरस के भीतर में हर वक्त में जहां भी जिस राज्य के चुनाव में गए, यहां उनको जहां पर लगा कि उनकी मौजूदगी कुछ शानदार तरीके से रहे, वहां उन्होंने पैकेज का ऐलान कर दिया। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि इन 7 बरस में इस देश के भीतर में लगभग 40 लाख करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा पैकेज कोविड-1 के दौरान 20 लाख करोड़ का था। उसके अलावे 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान जहां गए, जिस रूप में गए, करते चले गए। 40 लाख करोड़ का मतलब यह होता है कि हर साल आप लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। आप जब इस देश की तस्वीर इस पैकेज के आईन में देखना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि आज जिस हेल्थ सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से हम लोग भुगत रहे हैं, ना सिर्फ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि जिंदगी जीने का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रधानमंत्री के पैकेज ऐलान को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वह पूरा हो सकता है, लेकिन नहीं पूरा हुआ। हमको लगता है सबसे शानदार है, क्योंकि पैकेजेस का ऐलान, जैसे जम्मू कश्मीर गए बोले 80,000 करोड़ रुपए दे देंगे, बिहार गए बोले 1.25 लाख करोड़ रुपए दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लाल किले पर खड़े हुए बोले 2 लाख करोड़ दे देंगे, 100 लाख करोड़ के जिक्र किया, इतना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देंगे। किसानों के बीच गए, वहां उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। ये पैकेजों की स्थिति क्या है, कैसे है? हमको लगता है आज बिहार को इसका एक बेस इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि आपके जहन में यह सवाल होगा कि दरअसल पैकेज दर पैकेज ऐलान, सबसे बेहतरीन ऐलान तो 2015 में प्रधानमंत्री ने आरा की चुनावी रैली में किया था। 1.25 लाख करोड़, उन्होंने 50,000 करोड़ से शुरू किया। 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70 दे दूं, 80 दे दूं, 90 दे दूं, और फिर कहा 1.25 लाख करोड़ रुपए देता हूं। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, 2015 में 1.25 लाख करोड़ और 2021 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसका आधा भी बिहार को नहीं दिया गया। 2018 में बिहार सरकार ने कहा कि हुजूर हमको दिया भी गया है तो सिर्फ 27-28 हजार करोड़ रुपए दिया गया है। तो कहां गया 1 लाख करोड़ बाकी? इस दौर में क्या पैसा आया? नहीं आया। तो क्या किसी राज्य में पैकेज का ऐलान होता है तो आता है? नहीं आता है। इतना ही नहीं, जो तूफान को लेकर राहत की बात होती है उसमें भी जो ऐलान होता है, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या नॉर्थ ईस्ट की जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें जो ऐलान किया गया, वह भी पैसा राज्य सरकारों के खाते में नहीं पहुंचा। तो यह सरकार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम बिहार को एक टारगेट लेते हैं तो आपको जरा समझना होगा कि बिहार में आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 1,25,000 करोड़ में हेल्थ सेक्टर के लिए सिर्फ 300 करोड़ था बिहार में। जो पैसा नहीं दिया गया वो अलग मसला है, लेकिन ऐलान की फेरिस्त देखिए कि हेल्थ सेक्टर कहां टिकता है पूरे बिहार का।
300 करोड़ रुपया सिर्फ 1,25,000 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया हेल्थ के लिए। यह डाटा है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा। राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर 54,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 14,000 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए सिविल एविएशन पर, 1,000 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन पर, 1,500 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर पर 3,000 करोड़ रुपए, रेलवे पर 9,000 करोड़ रुपए, एनर्जी पर 16,000 करोड़ रुपए, कम्युनिकेशन और डिजिटलाइजेशन पर लगभग 450 करोड़ रुपया, और टूरिज्म पर 300 करोड़ और हेल्थ पर 300 करोड़। यह स्थिति इस देश की है। जबकि बिहार के भीतर की स्थिति में एक चीज जान लीजिए कि वहां पर पूरे राज्य में अगर 10-11 करोड़ की जनसंख्या है, अगर हॉस्पिटल के सारे बेड्स को जोड़ दीजिएगा प्राइवेट और सरकारी, तो भी उसकी संख्या 30,857 होती है। जो आईसीयू बेड है उनकी संख्या 1,500 है। जो वेंटिलेटर है वो सिर्फ 772 है। जब हम वेंटिलेटर 772 कर रहे हैं, अब आप आइए कि वहां पर केसेस कितने हुए और डेथ्स कितनी हुई। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। 2 अप्रैल को 662 केसेस थे और कल केसेस की संख्या थी 12,948। इस रफ्तार से बिहार तेजी से बढ़ रहा है। 2 अप्रैल को मरने वालों की संख्या थी 2, 6 तारीख को मरने वालों की संख्या हो गई 109। कल जो जानकारी आई उसमें 76 लोग मरे। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर हेल्थ मिनिस्टर जो डाटा देते हैं उसके हिसाब से अगर बिहार के लोगों को ही उसमें शामिल किया जाए और स्थिति बताई जाए, तो वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की तुलना में जो बिहार में मौजूद है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा वहां पर लोगों को वेंटिलेटर चाहिए और आईसीयू चाहिए। क्या होगा? कालाबाजारी होगी, लूटपाट मचेगी, कोई ब्लैक में बेचेगा। सिस्टम अगर कोलैप्स है, और इसकी सबसे बड़ी वजह किस रूप में आप देखना चाहते हैं, हमें लगता है कि सवाल जब हम इस ऐलान को कर रहे थे तो एक और चीज देखिए, इस देश का किसान आंदोलनरत है, लेकिन किसानों को लेकर भी 2019-20 में इन्होंने क्या ऐलान किया? इन्होंने कहा हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रति एकड़ पर सीजन में 4,000 रुपए देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 1 लाख रुपया यानी 50,000 रुपए हर सीजन में देंगे, और सरकार ने बताया कि कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपया डीबीटी देंगे यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट का बोझ सरकार पर पड़ेगा लगभग 30,000 करोड़ का, और फर्टिलाइजर में सब्सिडी भी हम देंगे लगभग 75,000 करोड़ रुपए की। क्योंकि जब इन आंकड़ों को हम देखना शुरू करते हैं तो कुछ सवाल इसलिए रेंगते हैं, क्या वाकई अगर इतना पैसा दे दिया गया होता तो क्या होता? क्योंकि जो बैंक के ऊपर जो बैड लोन की स्थिति आती है, और सारे किसानों की सारी परिस्थिति नहीं बल्कि सरकार के ने जो बोझ उठाया एग्रीकल्चर का बैंकों से लोन लेकर, अगर उसको भी जोड़ दीजिएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ सरकार द्वारा लिया गया लोन या किसानों को दिया गया लोन, वह भी कुल मिला के 3 लाख करोड़ होता है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की लूट जो हुई और उसको जो माफी दे दी गई, और माफी देने के बाद बैंकों में जो बैड लोन की माफी, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिटा दीजिए इसको तत्काल के लिए, बाद में देखेंगे कैसे क्या होना है, अगर उन सबको मिला दीजिएगा तो 18 लाख करोड़ से इसी दौर में बनेगा। सवाल सिर्फ इतना आ रहा है कि सरकार चल कैसे रही है, और इस मौजूदा वक्त में जो नरसंहार की स्थिति इस देश के भीतर में बनी हुई है उस पर इतनी खामोशी क्यों बरती जा रही है? दोषी कौन है? क्योंकि इस दौर को एक तरीके से और परखने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने ऐलान किया, पैकेज दर पैकेज का ऐलान किया, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हमको लगता है लोगों को किस तरीके से जिंदगी जीने की जद्दोजहद से दो चार होना पड़ रहा है। पहले किसी का भी हेल्थ का बजट सिलेंडर लाने के लिए इतना नहीं होता था। जो सिलेंडर आपको मिल जाए 1,000 रुपए में, वो आज की तारीख में 40 और 50,000 रुपए में मिल रहा है। जो दवाई आपको 3 से 4,000 में मिलती थी उसकी कीमत 70,000 पार कर रही है। ये मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या जो है और उनकी जो तादाद इस देश के भीतर में है, जब लगभग 75-80% प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं, और वहां पर भर्ती होने फोन उठाते ही अगर कहता है कोई 5 लाख जमा कीजिए, 10 लाख जमा कीजिए, 25 लाख जमा कीजिए, तब इलाज शुरू करेंगे, तो इसका मतलब है इस देश में मिडिल क्लास पूरी तरीके से ढह रहा है।
वो चकनाचूर और इससे पहले सिर्फ लोअर क्लास का जिक्र होता था जिनके लिए पैकेज का जिक्र था। अब तो स्थिति और नाजुक होती चली जा रही है, और नाजुक होने में हमको लगता है कि बार बार हम लोग इससे पहले किसी भी सरकार को उठाते थे तो महंगाई का जिक्र कर देते थे। महंगाई भी अब मायने नहीं रखती है। सवाल यह नहीं है कि 2014 में पेट्रोल 60 रुपए था, आज ये 100 रुपए छू रहा है। उस समय दूध 36 रुपए था, आज 56 रुपए हो गया। सरसों तेल तब 52 रुपए था, आज 150 रुपए हो गया। यानी किसी भी परिस्थिति में देखते चले जाइएगा, एलपीजी गैस उस समय 400 सवा 400 का मिलता था, आज ये 850 900 का मिलता है। ये डीजल 50 रुपए तब था, आज 91 रुपीज है डीजल प्रति लीटर। यह परिस्थिति में अगर देश आकर चल पड़ा है तो दोषी कौन है? यही से असल बात शुरू होती है कि आप अगर कैटेगराइज कीजिए इस देश के भीतर में किसे आप खड़ा करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इस देश में ढहे हैं। इस देश के भीतर में प्राइम मिनिस्टर की मौन स्वीकृति है या मौन खामोशी इसलिए हो चली है क्योंकि वह मानकर चल रहे थे कि आने वाले वक्त में लोग अभ्यस्त होंगे या फिर चीजें अनुकूल होती चली जाएगी, जैसे पहली वेव के बाद हो गया था। क्या प्रधानमंत्री को पहले नंबर पर रखा जाए? दूसरे नंबर पर क्या इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इससे पहले के पूर्व थे बोबड़े साहब, उनको रखा जाए? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जो थे उनके कार्यकाल में बिहार से ही शुरुआत हुई थी। बिहार में ही पहला चुनाव कोरोना काल के दौर में शुरू हुआ था, पिछले बरस याद कीजिए। और कितनी रैलियां, 18 रैली करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहां पर गए थे। और उसके बाद अंत हुआ है बंगाल को लेकर। किसे दोषी डाला जाए? प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, गृह मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आईसीएमआर के चीफ हैं, आईटी सेल संभालने वाले बीजेपी के व्यक्ति हैं, युवा विंग के नेता हैं। किसको संभालिए, किस रूप में रखिए? यानी एक पूरी फहरिस्त है ऐसी बनी हुई जो आपको जब आप डिकोड करने निकलते हैं तो आपके सामने हैरत आ जाती है कि अगर सारी चीजें ध्वस्त होते होते ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर चुकी है जहां मुश्किल सवाल यह हो चला है कि अभी तक जो भी प्रधानमंत्री ऐलान करते थे पैकेज देने का, राहत देने का, वह भी एक भ्रम था। और इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर जो बजटिंग होती थी वह भी एक भ्रम था। और तो और इस देश के भीतर में लोगों की जिंदगी जिस महंगाई से जुड़ते जुड़ते सबसे महंगी परिस्थिति लोगों के मेडिकल सर्विस से आकर जुड़ गई। और मेडिकल सर्विस जो बेसिक नीड भी है और शायद राइट्स भी है लाइफ के लिए, उसको भी सरकार ने अपने हाथों में छीन लिया। और उसके बाद जिन डाटा को रखना शुरू किया तो हमें लगता है कि आखिरी बात इसी बात से शुरू की जाए। जब इस पूरी फहरिस्त को हम देखते हैं कि सरकार वाकई बताए इस देश में कितने आईसीयू बेड हैं, सरकार बताए इस देश में कितने वेंटिलेटर हैं, सरकार बताए इस देश के भीतर में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे बड़े जो भी सिलेंडर हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स जो बनाया है, उसको कोई पावर नहीं दिया गया है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो पूरी 12 लोग की जो कमेटी बनाई गई, और उसमें यह सवाल आया कि इनको आप क्या पावर देंगे, तो आपको जानकर हैरत होगी इनको सिर्फ सुझाव देने हैं। इनको सुझाव देना है कि कैसे किस रूप में आने वाले वक्त में इससे आप 2-4 सामना कर सके। यानी कोई निर्णय नहीं, सुझाव करना है। एडहॉक सॉल्यूशन क्या होगा, भविष्य की जरूरत क्या होगी, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से सोचिए और तय कीजिए। आप पूरे देश में ऑक्सीजन कितना है, वितरण कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसका डाटा रखिए। भविष्य में महामारी आ जाएगी तो थर्ड वेव जैसे आने वाला है तो उसका सामना कैसे करेंगे, आप बताइए। इन 12 लोगों को टास्क फोर्स में जानकारी देनी है। और इतना ही नहीं, दवाई, इंजेक्शन, प्लान, एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी, एबिलिटी प्रमोट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए कि कैसे क्या करना है। यानी किसान की कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एक टास्क फोर्स यह भी बनाई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस की साख इस देश में सरकार जनता के सामने ही नेकेट कर देना चाहती है, किसी की साख ना बचे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश की पूरी एग्जीक्यूटिव हो, किसी की साख नहीं बची, कोई इंस्टीट्यूशन की साख नहीं बचे। तब आप सवाल करेंगे जब किसी की साख नहीं है तो किसी की साख को लेकर भी सवाल क्या उठाना। लेकिन एक व्हाइट पेपर सरकार लेकर आए और बता तो दे इस देश में फैक्ट क्या है, कितने हॉस्पिटल, कितने बेड, कितने आईसीयू, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जानकारी दीजिए। और उसके पैरेलल में हम लोग लकीर खींच लेंगे कितने मरीज। इतना ही नहीं, सरकार सिर्फ यह बता दे कि मरने वालों की तादाद इतनी है और इस देश में शमशान घाट इतने हैं,
तो भी आप समझ जाएंगे कि इस देश के भीतर में मौत का सिलसिला जो सरकार के आंकड़ों पर टिका हुआ है, उसमें तो किसी भी शमशान घाट में कतार लगनी ही नहीं चाहिए। इस देश में इतने शमशान घाट हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा इस सरकार को। दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, कल से मेट्रो बंद हो गई, आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल विस्ता में काम करने वाले मजदूर पैराशूट से उतर कर आएंगे। कौन सा पैराशूट है ये? कैसे सेंट्रल विस्ता का काम चलता रहेगा? कमाल की स्थिति है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।